द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ लाहौर से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर असलम डोगर साहब। असलम डोगर साहब डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। उसके बाद अलहमरा आर्ट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। इन्होंने जर्नलिज्म में मास्टर्स और फिर पीएचडी की पंजाब यूनिवर्सिटी से। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते रहे हैं और रोज़नामा पाकिस्तान में कालम भी लिखते हैं। डोगर साहब, वेलकम टू द शो। आप शकील साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मौका दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत से लोगों को तवक्को थी कि हालिया जो सैलाब है इसके बाद जो है हमारे इंडिया के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, कि हमारे यहाँ सब्जियों और फलों की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो उसके लिए एक रास्ता ये तजवीज़ किया गया कि हम अगर वाघा के रास्ते इंडिया से सब्जियां और फल मंगवाएं तो कीमतें शायद बहुत ज़्यादा ना बढ़ें। लेकिन फिर ऐसी खबरें आ रही हैं कि जी वाघा के रास्ते तो ट्रेड नहीं होगी, शायद वाया दुबई कुछ चीज़ें हमारे पास आएँ और उसमें शायद उतना कीमत का फ़र्क ना रहे जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? देखिए, इसमें तो मेरा ख़्याल है कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है, उनके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। और जो दोनों मुल्क के जो अवाम हैं, वो जब तक उनके दरमियान करीबी राब्ता नहीं होता, जब तक हमारे दरमियान जो एक दुश्मनी है ना, उसने, मैं समझता हूँ कि पार्टीशन के बाद जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमने जो उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश कभी नहीं की, और हमारे तजुर्बात से उन्होंने कभी कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से जो वाघा बॉर्डर है, उसमें उसको खुलना भी चाहिए, उसमें ट्रेड भी होनी चाहिए, और उसमें तो मेरा ख़्याल कोई दूसरी राय नहीं है। अगर पाकिस्तानी अवाम को और इन भारतीय अवाम को इस ट्रेड से फ़ायदा होता है, तो ये तो बिल्कुल इसमें तो ट्रेड को खुलना चाहिए, और उसमें जो बहुत से मसाइल हैं, उनको रुकावट नहीं बनना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन से एरियाज़ हैं जिनमें पाकिस्तान इंडिया से और इंडिया पाकिस्तान से सीख सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि जो अ, सच्ची बात है कि हम पाकिस्तान और इंडिया जो है, ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये गलत भी हो सकता है कि ये गुज़श्ता कोई, जब से पार्टीशन हुई है, हम एक बड़े शदीद किस्म की एक इंटेलेक्चुअल बहरान का शिकार हैं कि ना इंडिया को ऐसा हल बयान का तलाश कर पा रहा है, ना हमको उसमें कामयाब हो सके हैं कि हम अपने जो मामलात हैं उनको मुस्तकिल बुनियादों पे हल कर सकें। इंडिया जो है उसमें देखें, मनमोहन सिंह के ज़माने में बहुत उसकी इकॉनमी जो है उसको बूस्ट मिला, और कुछ चीज़ें जो हैं, अभी जो मोदी साहब हैं उस पर आप जो भी एतराज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ नई चीज़ें जो है इंडियन मईशत को दी। तो हमें, मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से हम सीख सकते हैं, और हमें वो सीखना चाहिए। लेकिन मसला ये हो गया है कि एक उनकी चूँकि हमारी वो दुश्मनी कुछ इस तरह की कायम हो गई है कि हम उनकी अच्छी चीज़ को भी हम दुश्मनी समझते हैं, और वो भी उनका भी यही हाल है कि हमारे यहाँ उन्हें कुछ अच्छा नज़र नहीं आता, और बल्कि जो अच्छा हमारे यहाँ अच्छा होता है वो उन्हें बहुत बुरा नज़र आता है, उनके यहाँ जो अच्छा होता है वो हमें बहुत बुरा नज़र आता है। तो वो कौन से एरियाज़ हैं जिनमें इंडिया पाकिस्तान से सीख सकता है? देखिए, पाकिस्तान जो है, अब आप देखें ना कि इंडिया ज़ाहिर है बड़ा मुल्क है, उन्होंने की है, वहाँ पे स्टेबिलिटी डेमोक्रेसी की बहुत रही है। लेकिन एक बात तो ये है ना कि देखें, पाकिस्तान अगर खुदा न ख़ास्ता हम एक बात करते हैं, इंडिया में भी ये बात की जा सकती है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से दहशतगर्दी का मुकाबला किया, पाकिस्तान ने जिस तरीके से और बहुत से शोबे हैं, जैसे मैं ये बात करूँगा, ये थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी कि पाकिस्तान ने एटॉमिक टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीज़ें की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी बहुत सी गुंजाइश है कि इंडिया ज़ाहिर है बड़ा मुल्क है, उन्होंने किया है, तो हमारे पास उनसे सीखने की जो है गुंजाइश ज़्यादा है। हमसे हम उन्हें एक तरह की, आप यूँ समझें कि पाकिस्तान जो है वो उसे इंडिया की का एक तरह से उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें खुदा न वास्ता, जिस तरह से बाज़ लोग बात करते हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, तो ये जो तोरखम का बॉर्डर है, अगर फ़र्ज़ करें वाघा बॉर्डर तक पहुँच जाए, तो इंडिया जो है बड़ी अनस्टेबिलिटी का शिकार हो जाएगा। हुँ, पाकिस्तान हुँ। का जो वजूद है, पाकिस्तान की जो चीज़ों का ठीक चलना जो है, वो इंडिया में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इंडिया में इस चीज़ का अदराक भी किया जाता है, और वो इंडियन लोग कहते भी हैं, और मुख्तलिफ हुक्मरान भी ये बात करते रहे हैं वहाँ के, कि जो एक मुस्तक़िम पाकिस्तान है, वो इंडिया के मुफाद में। लेकिन इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका ख़्याल जो है
वो ये है कि अगर अब एक महाजराई रहेगी, एक मामला ख़राब रहेंगे, तो उन्हें फ़ायदा होगा। अब तो इंडियन फ़िल्म्स में भी ये बात होनी शुरू हो गई है कि कश्मीर का जो मसला है, वो एक इंडियन फ़ौज के लिए एक तजारत का ज़रिया बन गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के अवाम को और इंडिया के अवाम को एक रोल प्ले करना है, एक करीब आना है, और उसके बाद यहाँ के दानिश्वरों को कोई ऐसी सूरत निकालनी है जिसमें दोनों मुल्कों को जो अवाम है उनके मसाइल हल हों, और वो दोनों एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे से जो मोहब्बत का टूटा हुआ रिश्ता है उसको नए सिरे से इस्तवार करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि लोगों को करीब आना चाहिए, राब्ते होने चाहिए और इंटेलेक्चुअल्स को इसमें रोल अदा करना चाहिए। हमारे एक जर्नलिस्ट थे मजीद निज़ामी साहब, आप चूँकि खुद भी कॉलम लिखते हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। तो मजीद निज़ामी साहब को कभी किसी ने एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहा, लेकिन उनके आइडियाज़ आप देखें तो बड़ी हैरत होती है। उन्होंने एक दफ़ा यहाँ तक कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे एक उस मिसाइल के साथ बांध के इंडिया पे गिरा दिया जाए। और फिर एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा, ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक ने उनको कहा एक दफ़ा कि निज़ामी साहब आप मेरे साथ इंडिया चलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर इंडिया गया तो टैंक पे बैठ के जाऊंगा। तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो तो इस तरह की रेटरिक इस्तेमाल करते हैं, और वो एक ऐसे शख्सियत थे जिनको एक वक्त में मियाँ नवाज शरीफ और ख़ास तौर पे उनके वालिद साहब ने ये ऑफ़र भी की कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस चीज़ को देखो, आप कैसे देखते हैं? मुश्किल सब बात ये होती है कि ये मजीद निज़ामी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं। उनकी एक एक ख़ास मामले में उनका एक नुक्ता नज़र था, और उनसे इत्तफ़ाक़ करने वाले लोग भी बहुत से हैं, इख्तिलाफ़ करने वाले भी लोग बहुत से हैं। इसी तरह से आप ये देखें ना कि इंडिया में भी तो इस तरह के लोग हैं ना। वो भी मसाल, मैं नहीं समझता कि मजीद निज़ामी साहब जो हैं उन्हें हमारा मुस्तक़बिल के मुतल्लिक़ या उस दानिश के हवाले से को वो रेफ़रेंस हैं। इंडिया में भी वो कहते हैं कि मुसलमान जो हैं, इंडियन मुसलमानों के मुतल्लिक़ वो कहते हैं कि उनके दो ही स्थान, या कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो अगर वो लोग उसमें बड़े ये बात करने वाले वहाँ के बड़े लीडर भी हैं, तो अगर वो बड़े उनकी बात को अगर फ़र्ज़ करें आप लेके बैठ जाते हैं, जैसे मजीद निज़ामी साहब की बात को लेके बैठ जाएँ, तो फिर तो आप आगे चल नहीं सकेंगे। फिर तो ये कि हम सोचेंगे, आप हमारे यहाँ माशाल्लाह आप जैसे दानिश्वर लोग मौजूद हैं, आप जैसे माशाल्लाह एक अच्छी सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं, जिनके होते हुए मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को डोमिनेट करना चाहिए, आप लोगों को आगे आना चाहिए, और उसमें एक रोल प्ले करना चाहिए। सर, मेरे जैसे लोग जो हैं वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आ सकते। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो जो लोग आते हैं वो तो ज़्यादातर हॉकिश ही हैं। और इंडिया के किस लीडर ने ऐसी इंतहा पसंदाना मजीद निज़ामी साहब ने की? मेरा ख़्याल है कि शायद अब आप देखें, मेरी एक गुज़ारिश ये है कि आप ने शायद मैं मेरा ख़्याल है मजीद निज़ामी साहब की तो बिल्कुल आपको मासूमाना सी एक ख़्वाहिश है, जिसका वो एक ऐसी ख़्वाहिश है जो ख्वाब सी ख़्वाहिश है, कि जो उन्होंने एक नारा लगाया, वो एक नारे जैसी बात है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग नारा लगाते रहे कि हमने लाल किले पे अपना वो झंडा लहराना है। वो मजीद निज़ामी साहब की तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई सीरियस बात है। लेकिन आप ये देखें, कभी आप इंडिया में कभी उसकी आपने वो सच्चर रिपोर्ट है वो पढ़ी होगी अगर, वो जस्टिस जो है उसके हाई कोर्ट के थे, उन्होंने इंडियन मुसलमानों पे लिखी, और दूसरे बहुत से लोग हैं कि जिस तरीके से इंडियन जो मुसलमान हैं। देखिए, बात ये है कि जब पार्टीशन हुई, अगर अब वो एक तजर्बा हुआ, मुसलमानों ने किया तजर्बा, और वही तजर्बा ये था कि अब या तो आप ये करते कि अगर इंडियन मुसलमानों की हालत जो है वो बहुत अच्छी हो जाती यहाँ के पाकिस्तानियों से, तो फिर मैं समझता हूँ कि यही सूरत हाल होती, मुस्तकबिल यही होता कि दीवार बर्लिन की तरह ये वाघा बॉर्डर ना रहता। लेकिन इस हुआ ऐसे नहीं है। हुआ ये है कि आप वहाँ की बेशुमार जो मुसलमानों पे जो हिंदुओं ने रिपोर्टें लिखी हैं वो पढ़ लें। अभी वो आप देखें, ये खुशवंत सिंह की आप किताब है एंड ऑफ इंडिया, जिसमें वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये मोदी उसमें इन्वॉल्व थे। देखें, ये तो नारा लगाते रहे हैं, वो तो एक तरह से टारगेटिंग किलिंग करते रहे हैं, लोगों को मारते रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि सारा इंडिया जो है उसको अप्रिशिएट करता है। खुशवंत सिंह ने किताब लिखी कि ये जो एक उसको एंड ऑफ इंडिया उसने कहा, ये जो गुजरात के फसादात मोदी साहब की सरबराही में हुए, उससे तो वहाँ पे इस तरह के दानिश्वर लोग हैं जो इस तरह की बात समझते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें मजीद निज़ामी साहब की बात जो है उसको एक रेफरेंस बनाना चाहिए कि वो पाकिस्तान का बयानिया है, या पाकिस्तान के लोग सबसे उससे इत्तफाक करते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बयानिया वो है जो आप सोच रहे हैं, पाकिस्तान का बयानिया वो है जो हमारा नौजवान सोच रहा है, पाकिस्तान का बयानिया वो होना चाहिए जो पाकिस्तान के मुफाद में है। लोग जो हैं वो जज्बाती होते हैं, वो बुजुर्ग थे, उनकी एक हैसियत थी, उन्होंने पाकिस्तान में जर्नलिज्म में बहुत अहम किरदार अदा किया। वो उनका एक किरदार था, उनकी एक रोल था, एक तो, लेकिन वो पाकिस्तान का बयानिया नहीं था। वो लोग मिलते थे, जैसे मोदी साहब हैं,
अगर वो आप खुशवंत सिंह या बड़े बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताब एंड ऑफ इंडिया पढ़ लें आप, तो उसमें उन्होंने किस तरीके से बताया कि किस तरह से किया गया है। और एक हिंदू हैं, उन्होंने एक फाइनल सोल्यूशन के नाम से इंडिया के जो फसादात हैं उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। कभी वो आप उसको देख लें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में तो वो नफरत का वो लेवल मौजूद ही नहीं है। अगर मौजूद है तो वो सिर्फ गुफ्तगू की हद तक है। इंडिया में तो वो अनफॉर्चुनेटली एक अमल की हद तक है, और वो अमल वो बड़े बड़े एग्रेसिव अंदाज में है, और वो मौजूद है। और वो मैं को ये बात नहीं कर रहा, मैं आपको खुशवंत सिंह की बात बता रहा हूँ। मैंने एक फाइनल सोल्यूशन जो एक फिल्म है जो उस पर पाबंदी में वो नेट पे मौजूद है कि किस तरीके से ये चीज़ों को प्लान किया गया। तो वहाँ तो मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें ये बात ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया जीतता है या हारता है। बात ये है कि इंडिया का वजूद जो है वो बहरहाल सेकुलरिज्म पे है, बल्कि इस पूरे खित्ते का वजूद सेकुलरिज्म पे है। अगर आप जो है ये इसको एक मजहबी मामला बनाएंगे, एक चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, तो फिर चीज़ें जो है ख़राब होती जाएंगी, मामला ख़राब होते जाएंगे। आपने बात यह है कि मैं बिल्कुल जो इंडियन आवाम है, इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तो कई उनकी बड़ी अच्छी तहरीरें हैं, बहुत अच्छी फिलोसफी है, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं बड़ा बहुत चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। इलामा इकबाल के मुतल्लिक़ खलीफा अब्दुल हकीम ने लिखा है कि वो गीता से बड़े मुतासिर थे और कहते थे बड़ी किताब है। तो बात ये है कि ये चीज़ें तो हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो मौजूद है ना चीज़, हमारे यहाँ दानिशवरों के यहाँ वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक प्रॉब्लम मौजूद है, वहाँ तो एक्चुअल प्रॉब्लम मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है उसको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये नहीं कि वो पाकिस्तान से हारता है जीतता है, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान का वजूद जो है वो इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी है, इसलिए इंडिया का वजूद जो है, इंडिया का कायम रहना, इंडिया का मुस्तहकम होना पाकिस्तान के मुफाद में है। इंडिया अगर अगर मैं आप बिल्कुल मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि अगर किसी भी वजह से इंडिया जो है वो मुस्तहकम नहीं रहता, वहाँ पे अफरा तफरी फैलती है, कुछ होता है, तो ये पूरा खित्ता जो है तो इसके हम बुरे असरात से बच नहीं सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की सच्चर कमेटी रिपोर्ट की, तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट कभी पाकिस्तान में क्यों नहीं लिखी गई? और वो ये गवर्नमेंट ने, देखें, गवर्नमेंट ने बड़ी सर अच्छी सुन बात, लीजिए मैं प्लीज। ये हाँ, कहता हूँ, बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये मनमोहन सिंह ने काम करवाया। और ये बिल्कुल मनमोहन सिंह जो हैं वो अच्छे हुक्मरान थे, उन्होंने उनके दौर में पाकिस्तान से के साथ भी अच्छे रिलेशंस कायम हुए। उनके दौर में ये है कि ये वहाँ पे मुसलमानों के साथ भी सलूक बेहतर हुआ और बहुत सी चीज़ें उनके ज़माने में हुई। मनमोहन सिंह की हुकूमत जो है वो उसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा उन्होंने मीशत को बेहतर किया। और वो मैं समझता हूँ कि वो ख़ास तौर पे उन पे ऐसी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन इंडिया को इंडिया बनाने में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा रोल है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है और मुइशतदान है, उन्हें मनमोहन सिंह के आइडियाज़ जो हैं उनसे सीखना चाहिए। वो बहुत लायक और काबिल आदमी थे, वो नारे नहीं लगाते थे, वो उन्होंने काम किया है। मैंने जैसे आपसे पहले भी बात की है, उनसे हमें सीखना चाहिए। और पाकिस्तानी जो हमारे मुइशतदान हैं उन्हें सीखना चाहिए उनसे, वो बड़े आदमी थे। लेकिन बात ये है कि उसके बाद बाकी लोगों ने क्या किया, बाकी लोगों ने किस चीज़ की। हमने अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे बिल्कुल मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल होना चाहिए जो ज़्यादतियाँ होती हैं, जिन लोगों को हमने अक़लियत का स्टेटस दिया है और हम ये कहते हैं कि इस्लाम में और हम अक़लियतों का तो इस्लाम में बहुत मकाम है, तो ये बात सिर्फ़ बात तक नहीं पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल ये बात होनी चाहिए कि जो दूसरी अक़लियतों के लोग हैं, क्या हमने कभी उनके साथ बैठ के खाना खाया है? क्या हमने कभी उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता को इस्तवार किया है? कभी हमने उन्हें घरों में बुलाया है? और तो ये चीज़ें तो नोट करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं कि आप निशानदेही कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। बिल्कुल जो अक़लियतों के साथ सलूक होता है, उसको बेहतर होना चाहिए। और ये है कि वो अगर कहीं पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उन ज़्यादतियों के लिए बिल्कुल एक स्टडी होनी चाहिए और गवर्नमेंट लेवल पे भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे जो लोग हैं, जो चीज़ों को देखते हैं, आप लोगों को भी आगे आना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए, लोगों के सामने चीज़ें लेके आनी चाहिए, गवर्नमेंट के सामने चीज़ें लेके आनी चाहिए कि जी ये गड़बड़ हो रही है या गड़बड़ नहीं हो रही है। मसलन औरिया मकबूल जान साहब सच्चर कमेटी रिपोर्ट का बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन कभी वो ये मुतालबा नहीं करते कि भाई पाकिस्तान में भी इस तरह की रिपोर्ट की ज़रूरत है कि हमने अपनी अक़लियतों के साथ क्या किया है। और सर जो बात आपने की ना कि मनमोहन सिंह बड़े अच्छे हुक्मरान थे और इनके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, तो सर बम्बई का जो अटैक है, मुंबई अटैक 2008 वाला, वो भी तो उन्हीं के ज़माने में हुआ ना? देखिए, बात ये है कि जो बम्बई का अटैक है, उसको कौन बंदा जो है वो कहेगा कि वो दुरुस्त हुआ। मेरी बात ही समझे, मतलब दोनों मुल्क जो हैं वो जंग की कैफ़ियत में चले गए। और आप ये देखें कि आप पाकिस्तान हो या इंडिया, नुकसान किसका होना था? जो लोग हैं जिन्होंने वो अटैक किया, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब आपको जंग पे खड़ा कर दिया।
अब उसको कैसे आप उसको जस्टिफाइड करेंगे? दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल आप औरिया मकबूल जान साहब जो हैं, उनका एक नुक्ता नज़र है। देखें ये शकील भाई बात ये होती है कि हम इस तरह से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। मुझे तो इंडिया में कई लोग बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे वो क्या नाम है उसका जो उसने सोमनाथा किताब लिखी है और जिसने बताया कि ये अंग्रेज़ थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया 1870 में कि भई सबसे पहले आइडिया दिया कि जी महमूद गज़नवी जो हैं, उन्होंने सोमनाथ का बंदर तोड़ा था और चूँकि ये आइडिया जो है मुसलमानों को भी सूट करता था, ये हिंदुओं को भी सूट करता था, तो उसने कहा, उसने अपनी पूरी किताब लिखी, उसने कहा कि कोई 1817 से पहले कोई एविडेंस ही नहीं मिलता कि कोई ऐसा वाक़या जो है मंदिर तोड़ने का पेश आया। लेकिन अब ये एक नैरेटिव बन चुका है। तो वो मैं समझता हूँ और रुमीला थापड़ की मैं बात कर रहा हूँ जो दिल्ली जी जी। यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, उनकी बेशुमार किताबें, उसमें एक सोमनाथ पे किताब है, तो वो पढ़ने वाली किताब है। अब वो बड़ी ज़रूरत, वो हिंदू है खातून, यहाँ हमारी लॉरेंस रोड की थी, तो उन्होंने बड़ी ज़रूरत से लिखा। तो ऐसे लोग मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी होने चाहिए और हैं, आप भी हैं, मैं उन लोगों में आपको भी शामिल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, हमारे जो बहुत सारे हुक्मरान ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत इररिस्पॉन्सिबल रेटरिक इस्तेमाल की, मसलन भुट्टो साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 1000 साल तक जंग करेंगे इंडिया से। तो इस तरह की बात तो कभी इंडिया के किसी हुक्मरान ने नहीं की। नहीं, देखिए बात ये मैं आपकी यही बात है। भुट्टो साहब की जो किताब है ना, इफ आई एम असैसिनेटेड, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट से इंदिरा गांधी मिल रही थी और वो कह रही थी कि मैं पाकिस्तान के मामलात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करूंगी, तो उस वक्त उसकी फौज जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियां कर रही थी। अब असल में चीज़ों को हम ना थोड़ा सा समझते नहीं। बात यह है कि यहाँ एक तरफ तो ये है कि आप ये देखें कि इंडिया जब ये सूते ढाका हुआ, तो इंदिरा गांधी के ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये ऑन रिकॉर्ड हैं, तो उसने कहा जी मैंने दो कौमी नजरिया जो है वो खलीज बंगाल में गर्क कर दिया, मैंने मुसलमानों की 1000 साल हुक्मरानी का बदला ले लिया। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी मौजूद हैं। लेकिन एक उनका दूसरा अमल भी आप देखें कि उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया। मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी से, कि उन्होंने वो मतलब अब जाहिर है कि आपने मशरकी पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, इंडिया भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया। अब आप क्या कर सकते थे? अब आप ये कर सकते थे कि आपने दो कौमी नजरिया खत्म कर दिया, आप बांग्लादेश को दोबारा इंडिया का हिस्सा बना लें। उन्होंने उसको इंडिया का हिस्सा नहीं बनाया, उन्होंने उनको उसका एक अलहदा जो स्टेटस है वो मौजूद रखा। क्योंकि एक जो नुक्ता नजर है वो ये भी है कि जब ये ऑपरेशन हो रहा था वहां पे बांग्लादेश में, तो जो वहां पे लोग थे इसमें ईस्ट बंगाल में आ गए थे और वो उनके खेमे थे, तो वहां पे बहुत से लोगों ने एक बंगाली जो इंतहा पसंदी है उसको फरोग देना शुरू कर दिया था। उनका ख्याल था कि जी हमारा एक बंगाल का जो सूबा है वो बनना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने शायद उसमें कहा कि उसके फौजी एक्शन और शायद जल्दी फौजी एक्शन की एक वजह ये भी थी कि वो नहीं चाहती थी कि एक बंगाल की मूवमेंट चल पड़े यहाँ से। तो बात ये होती है कि हमें चीज़ों को उनके सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि देखें, एक तरफ तो वो कह रही है कि जी मैंने दो कौमी नजरिया आपके खलीजे बंगाल में गर्क कर दिया, दूसरी तरफ उसने एक स्टेटमेंट नहीं दी कि जी मैं बांग्लादेश को, या बांग्लादेश के किसी लीडर ने नहीं कहा कि हम भारत का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आप ये देखें कि उनके दरमियान बेहतरी हुई है, मामलात में बेहतर हुए हैं। तो अब आप देख लें कि उसके कोई $45 बिलियन के करीब उसके रिजर्व पहुंच गए हैं, उसकी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है या किसी तरह से रिजॉल्व हुआ है, चीज़ें सेटल हुई हैं, बहुत सी तो चीज़ें बेहतर हुई हैं। अच्छा, आपने जो बात की ना जी कि इंदिरा गांधी ने ये कहा कि मैंने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया और हमने 1000 साला मुसलमानों की जो हमने गुलामी की थी उसका बदला ले लिया। हाँ हाँ, ये ना जी मैं कुछ 30 साल से डोगर साहब इस स्टेटमेंट को ढूंढ रहा हूँ कि मैं इंदिरा आपको ये गांधी ने स्टेटमेंट मैं गुजारिश आपको ये सुन लीजिए। जिम्मेदारी से, मेरा ख्याल उसकी मैंने खुद दो एक बायोग्राफी में पढ़ी है, मैं आपको वो भिजवा दूंगा। मैं गुजारिश करता हूं कि मैंने 30 साल हो गए इसको ढूंढते हुए, और इंडिया में एक जर्नलिस्ट हैं वो भी इसको काफी अरसे से ढूंढ रहे हैं इसका सोर्स, और आज तक नहीं मिला। अब्दुल सत्तार साहब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे, एम्बेसडर रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी। मैंने उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को लिखा कि जी इसका मुझे रेफरेंस दीजिए कि ये किस किताब से उन्होंने लिया है, उसमें है भी कि नहीं। तो उन्होंने इंडिया को भी लिखा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का जो ऑफिस वहां था वहां से भी नहीं मिला, अखबारों में भी ढूंढा नहीं मिला, और पाकिस्तान में हर बंदा इस चीज का रेफरेंस देता है। मुशाहिद हुसैन ने इस चीज का रेफरेंस दिया 94 में। मैं एक यंग ओपिनियन लीडर्स थे इंडिया से भी आए हुए थे, जिसमें इंडिया के थिंक टैंकर्स भी थे, प्रोफेसर भी थे। मुशाहिद साहब ने जब ये बात की तो वो हैरान रह गए कि इंदिरा गांधी ने ऐसी बात की थी।
और मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को इसका पता है और इंडिया के प्रोफेसरों को इसका पता बड़ी नहीं है। बड़ी आपकी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जी ये स्टेटमेंट हम मान लेते हैं कि जी उन्होंने नहीं दी, जी अब मतलब हम फर्ज कर लेते हैं, लेकिन हम इससे इनकार तो नहीं कर सकते ना कि जिस तरीके से अब वो डिटेल्स आ रही हैं, यानी एक इनसाइड रॉ किताब है कि ये उसमें ये जो एक अगरतला साजिश केस है जो बड़ा हमारे यहाँ हंगामा मचा था कि जी नहीं है, अब उस किताब में वो क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने ये किया था। उसके बाद अब वो लोग जो हैं यानी इंडिया इंडिया देखें, बात ये है कि मैं ये नहीं कहता पाकिस्तानी हुकूमत की नाकामी नालायकियाँ नहीं थी, हम उन्हें साथ चलने में नाकाम हो गए थे, लेकिन अगर आप ये कहें ना कि वो इंडिया बिल्कुल चाहता ही कुछ नहीं था, तो मेरा ख्याल ये भी एक ज्यादती होगी। गुजारिश ये भी ये है। बात ये देखिए, जंग हुई है ये भी नजर आ रही है, हथियार डले हैं ये भी नजर आ रहा है, इंडियन फौज वहां पे गई है ये भी नजर आ रहा है, और फिर दूसरी बात ये है कि ये चीजें तो फिर ये भी जो आप जितने भी उनके पढ़ लें, वो जो जनरल है वो जनरल जैक कौन थे जो उनके थे, उनकी बायोग्राफी पढ़ लें, ये एक इनसाइड रॉ किताब पढ़ लें, उसमें सारी कुछ चीजें अब डिटेल से मौजूद हैं, उनके रेफरेंसेस से मौजूद हैं, और खासतौर पे ये जो फौजी जो थे इंडियन जो मुक्ति बानी के साथ थे, उनके मैं आपको कुछ रेफरेंसेस भिजवा दूंगा। उसमें भारत तो इसमें तो कोई शुबा जी नहीं है कि जो अगर भारत ने बांग्लादेश बनाने में बड़ा कलीदी रोल अदा किया था, और इंडिया भी उस पर फख्र करता है और बांग्लादेश भी उस पर फख्र करता है। आप गुजारिश उसमें आप कह रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट है या नहीं है, तो मेरा ख्याल ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। गुजारिश ये है सर कि बांग्लादेश जिस तरह बना वो हमें भी पता है, आपको भी पता है सर, कि आपने वहां इलेक्शन करवाए और फिर वहां पे बजाय, सर सुन लें प्लीज, और मैं तो वहां सुन पे रहा हूँ। उस इलेक्शन का रिजल्ट कबूल करने से इनकार कर दिया, और फिर वो जो जालिब ने कहा था मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, तो हमने गोलियों से मोहब्बत बोने का जो सिलसिला शुरू किया, तो आपको पता होना चाहिए था कि भाई इसका जो असर है, 1 करोड़ लोग सर बांग्लादेश से पनाह गुजीन हो गए थे इंडिया में। और सर हिस्ट्री जो है वो 71 में शुरू नहीं हुई और ना अगरतला से शुरू हुई। सर पहला जो कदम था, आपने सबसे पहले जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल की सितंबर 47 में, और कश्मीर पे आज हमें दिन रात ये बताया जाता है जी कश्मीर के ऊपर जो पार्टीशन का प्रिंसिपल था उसकी वायलेशन हो गई। उसका वायलेशन आपने की जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके, और फिर कश्मीर के ऊपर पठान को ट्राइबल इन्वेजन करवाया। तो सर हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, ये डिड नॉट स्टार्ट इन 71। नहीं, मैं शकील साहब आपकी देखिए, पहली बात ये है कि जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी हुकूमत जो है या पाकिस्तानी जो भी लोग थे, जो मुतलका लोग थे, उन्होंने गलतियाँ की, उनको तो मैं जस्टिफाइड नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि हम कोई ऐसा फार्मूला बनाने में नाकाम हुए कि जिसमें हम सब चीज़ों को साथ लेके चल सकते, उन्हें हकूक दे सकते, उन्हें मुतमईन रख सकते, ये बात तो मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करूँगा। बल्कि मैं शायद आपसे आगे ज़्यादा इत्तफ़ाक़ करूँगा। दूसरी बात ये है कि हमने इलेक्शन करवाए, उन्होंने इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स नहीं माने और उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, ये भी बहुत बड़ी गलती की। लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में ऐसे होता है कि अब यानी हमारे यहाँ भी कब्जा होता है, मिस्र में भी चीज़ें होती हैं, तो साथ ये नहीं होता कि साथ वाला मुल्क उठता है और कब्जा कर लेता है, साथ वाला उठता अपनी फौज भेज देता है और सारा चीज़ें तब्दील कर देता है। अब ये भी नहीं होता। यानी अब चलें साजिश की हद तक भी ठीक है, बयानात की हद तक भी ठीक है, लेकिन ये नहीं होता कि एक मुल्क उठता है और मतलब ये कि चूँकि अब देखिए अफ़गानिस्तान में औरतों के हकूक़ ठीक नहीं है, अफ़गानिस्तान में मामलात ठीक नहीं है, अफ़गानिस्तान में ठीक नहीं, तो हम अब पाकिस्तान उठे और हम जाके वहाँ कह दें जी हमने अब इसको ठीक कर देना है। जो हमने ऐसी कोई बात की है तो वो गलत बात की है, उसको हमें नतीजा भुगतना पड़ा है। देखें शकील साहब, जब तक हम टेक्निकली टोटल देखें, एक होते हैं बयानात, बयानात और होते हैं सियासतदानों के, एक्शंस और होते हैं। अब आपने प्रायोरिटी एक्शंस को देनी है या बयानात को देनी है? देखें, मैं आपको एक बात मैंने पॉइंट आउट किया कि इंडियन इस बात को समझते थे कि जी हमने बांग्लादेश बना दिया। अब उसका एक और ज़ाहिर है वो दो कौमी नज़रिए के खिलाफ थे। जब 15 जून 1947 को नेहरू ने करारदाद पास की कांग्रेस में कि जी इसको पार्टीशन को मान लिया जाए, तो उन्होंने ये इस उम्मीद का इज़हार किया कि जी हमें यकीन है कि जो ये पार्टीशन खत्म हो जाएगी और दोबारा ये मुल्क जो है पाकिस्तान हमारा हिस्सा बन जाएगा। तो ये तो उनके बेसिक एक एजेंडे में रहा है और मैं नहीं समझता कि उनकी बुरी बात थी। उनका एक एजेंडा था, उनकी एक राय थी, उस पे आप क्या इख्तिलाफ कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि इस बात पे तो आप ये कहेंगे ना कि भारत ने वहाँ पे फौजें भेजी, उन फौजों ने बनाया, झगड़ा तो हो जाता है। इख्तिलाफ मतलब मेरे घर में इख्तिलाफ हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा पड़ोसी जो है मेरे घर आके कब्जा कर ले।
ऐसा तो नहीं होता। ये हुआ, मैं उस वो आपकी वो बात मानता हूँ, लेकिन ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर अब सारी चीज़ें छोड़ दें, ईमानदारी से और दयानतदारी से देखें कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि भारत करे, देखिए हमारे जो लोग थे, मुख्तलिफ लोग जो हैं, वो उन्होंने किस तरह से आगाज़ किया। हमारे जो मतलब इवन मैं नेहरू की बात करूँगा, यानी इन सब लोगों का ख्याल था कि ये पाकिस्तान और जो इंडिया है, इनके तल्लुकात जो है इंडिया उसके होंगे अपने जो कनाडा और अमेरिका के हैं। कायद-ए-आज़म ने जो अपना उनका ख्याल था कि वो अपना जो बाद का वाला वक़्त जो है, वो जाके बॉम्बे में गुज़ारेंगे। और लेकिन ये अपनी जगह पे मौलाना आज़ाद ने लिखा है, कुछ जगहों पे वो कहते हैं कि जी सरदार पटेल पार्टीशन का ज़िम्मेदार है, कुछ जगहों पे वो कहते हैं कि नेहरू इसका ज़िम्मेदार है। अब आप देखें, ये बात भी नहीं की जाती, मैं ये भी बात लोगों को बतानी चाहिए कि गांधी जो है उसने पाकिस्तान को असासे देने के लिए मरण व्रत रखा और उसको पाकिस्तान की सपोर्ट करने की वजह से कत्ल कर दिया गया। हमारे यहाँ तो ये बात नहीं की जाती। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन सारी चीज़ों को आप एक नुक्ता नज़र लाएँगे ना कि फलां ने ये बयान दे दिया। बात ये होती गुजारिश है कि जी बयानात डॉक्टर से साहब, चीज़ें नहीं। गुजारिश ये है ना कि देखिए, जिन्ना साहब चाहते थे कि हमारे ताल्लुकात कनाडा और अमेरिका जैसे हों, तो हाँ, फिर जब जूनागढ़ ने उनको ऑफर की, एक्सेशन की, तो उनको कहना चाहिए था थैंक यू बट नो थैंक्स, कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है। हम मैं किस शकील लॉजिक साहब के तहत, उसमें सुन लें प्लीज, सुन लें हाँ, हाँ। कि किस लॉजिक के तहत हम जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल कर रहे हैं। जूनागढ़ की कोई सरहद पाकिस्तान से नहीं लगती थी, उसकी आबादी की अक्सरियत 80% हिंदू थे। आप किस लॉजिक के तहत, इसका मतलब है इंडिया में वो लोग जो अच्छे ताल्लुकात चाहते थे पाकिस्तान के, उनको आपने मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन गुड रिलेशंस, इट वांट्स टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस। तो सर ये आगाज आपने अव्वल दिन से कर दिया। उसके बाद सर मैं आपको अर्ज करूं, लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर बलोच हैं, नवाए वक्त में कालम लिखते हैं, शायद आप जानते हो। उन्होंने 2013 में नवाए वक्त में यह लिखा कि हमने पूरा केस मिस हैंडल किया कश्मीर का, और सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो था ट्राइबल इन्वेजन, जिसने कश्मीर के महाराजा को मजबूर किया इंडिया के साथ इल्हाक पे। तो सर ये भी चीजें जो है ना, कभी कभार हमारे अखबारों में छप जाती हैं, लेकिन हमारे कोई टीवी एंकर इसका जिक्र नहीं लेकिन करता, देखिए ना, हमारी मैं हमारी बड़ी टेक्स्ट बुक्स में मैं इनका जिक्र आपकी नहीं आता। बिल्कुल मैं तो आप पहली बात ये है कि कायद-ए-आज़म में आप जैसा दानिश्वर कायद-ए-आज़म को अगर मिला होता तो शायद जूनागढ़ का मसला इस तरह का ना होता। तो ये उनकी बदकिस्मती थी। तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, सर ना ये आप कुछ कर सकते हैं, उस तंज ज़माने से में जा प्लीज सकते जरा हैं। अवॉइड करें, तंजिया गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, नहीं, मैं तो आपका एहतराम करता हूँ। लेकिन आप मुझे बताएँ कि अगर आप होते तो क्या मशवरा देते? सर मैं तो यही मशवरा देता अगर होता कि तो भाई, मैं कि तंज़िया ये गुफ्तगू तो आपके प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल मैं काम आपको करें जिससे अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पड़े। अच्छा, अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। कई लोगों ने लिखा है कि वो डॉक्यूमेंट जिसमें महाराजा ने रिक्वेस्ट की है कि रिक्वेस्ट है कि जी इसको इंडिया से इल्हाक कर दिया जाए इसका, वो इंडियन गवर्नमेंट उसको सामने नहीं लेके आ रही। वो डॉक्यूमेंट कहीं नज़र नहीं आई, किसी रिसर्चर को नहीं मिली। सर वो मैं आप अगर आप विकिपीडिया पे जाएं, वहां पे लिखिए द कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वहां पे आपको मिल जाएगा उसका इमेज। नहीं, वो मैं उसमें कई लोगों ने लिखा है, मैं वो भी आपको रेफरेंसेस भिजवाऊँगा, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रही। सर हरि सिंह जो है, हरि सिंह 1961 तक जिंदा थे, उनका बेटा आज भी जिंदा है। तो इस बात को पाकिस्तान ने भी कभी नहीं कहा कि उन्होंने एक्सेशन नहीं की थी। ये तो पता नहीं किसी अंग्रेज ने आके ये अब दुर्फितनी छोड़ दी कि जी एक्सेशन की डॉक्यूमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, इसका तो अंग्रेज कोई ने कोई छोड़ी है। फायदा नहीं है ना सर इस डिबेट इस का पे तो। एलिस्टर की किताब है पूरी, वो उनका कहना है और उन्होंने बहुत बाद में उनके रेफरेंसेस से बहुत से लोगों ने लिखा। लेकिन आप रहनुमाई करें ना, आप शकील साहब, मैं तो हमेशा आपसे सीखता हूँ। मेरा तो सर आपसे सीखने का जो अमल है, वो गवर्नमेंट कॉलेज से जारी है। सर गुजारिश ये है कि हमें अपना तनकीदी जायजा भी लेना चाहिए थोड़ा सा, मैं कब इनकार करता हूँ? मैं तो कि आपके साथ हूँ। कि किस तरह से हम जो हैं हालात देखिए। इंडिया ने 96 में पाकिस्तान को एमएफएन दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है जी, मेरे ख्याल हुँ, में ये टर्मिनोलॉजी भी काफी मिसलीडिंग है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। हुँ, हुँ। जब अमेरिका ने ये स्टेटस दिया था चाइना को, तो उन्होंने इसको बदल दिया था, इस फ्रेजियोलॉजी को। इसका बेसिक मतलब ये है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। हुँ, हुँ। और हमने एमएफएन नहीं दिया। और जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने 2014-13 में इस पे कोशिश की कि हम कोई प्रोग्रेस करें, तो हमने हाफिज सईद को आगे कर दिया।
हाफिज सईद साहब ने मस्जिद शोहदा से वागा तक जुलूस निकाला कि किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि वो इंडिया को MFN दे सके, मोस्ट फेवर्ड नेशन करार दे सके। तो भाई मोस्ट फेवर्ड नेशन का इतना वो नहीं होता कि आपने सबसे पसंदीदा कौम करार दे दिया उसको। इट इज जस्ट अ फ्रेजियोलॉजी, लेकिन उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। और बस ये पाकिस्तान असल में आपने एक जो निशानदेही की है ना, मैं जो आपकी फंक्शनल इंग्लिश किताब है ना, मैं बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन समझता हूँ पाकिस्तान में जो लोग हैं जिन्होंने सिखाने की। मैंने खुद आपकी किताब से बहुत कुछ सीखा। असल में मसला बताऊं क्या हुआ? मसला ये हुआ कि उन्होंने जुलूस निकाल लिया, उन्होंने अपनी राय का इजहार कर लिया। हमारे जैसे आप जैसे दानिश्वर हैं, वो बस अपना एक मेरे मेरे मेरी और आपकी गुफ्तगू जो है, मतलब मेरी ये बिल्कुल ख्वाहिश होगी कि जैसे आप कश्मीर का मसला है, पाक इंडिया रिलेशनशिप है, आप मैं देखता रहता हूँ आपकी चीज़ें, आपके पास तहरीरें बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं, तो हमारी आप रहनुमाई करें ना, उस रहनुमाई से हमें फ़ायदा होगा। सर इंटरेस्टेड कौन है उस रहनुमाई में, ये है ना मसला। मैं इंटरेस्टेड हूँ यार। वो एक मुझे एक पैगंबर की बात याद आ रही है, इसराइल की। वो इसराइली पैगंबर था, तो उसने कहा कि यार आपने को 20 साल तबलीग की है, तो कोई आपकी बात तो सुनता नहीं है, तो आप पास क्यों नहीं आते? उसने कहा अब ये मैं सच इसलिए बयान कर रहा हूँ कि कहीं मैं ना भूल जाऊं। तो भाई आप हमारे लिए लिखें ताकि मैं और आप ना भूल जाएं इस सच को। थैंक यू वेरी मच। तो सर मेरी तो गुजारिश ये है कि जैसे आपने शुरू की गुफ्तगू, हम इंडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ख़ास तौर पे पिछले 10-15 साल में हम बहुत कुछ सीख सकते थे आईटी के फील्ड में। आपके इल्म में है कि हमारा जो है ना इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या बन गई है कि DHA में प्लाट खरीद लो, बहरिया में प्लाट खरीद लो, 2 साल बाद 3 साल बाद बेच दो, अपने पैसे डबल कर लो। पिछले दिनों मैंने एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया, और वो हैं तो मेडिकल डॉक्टर, लेकिन उन्होंने बड़ी पते की बात की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की इकोनॉमी को मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा नुकसान DHA और बहरिया ने पहुंचाया है। यानी लोग फैक्ट्री लगाने की तरफ नहीं जाते और वो प्लाटों की तरफ जाते हैं कि अगर आपके पास 20 करोड़ हैं, 25 करोड़ हैं, 50 करोड़ हैं, बस प्लाट खरीद लो उसके, और वो साल बाद 2 साल बाद बेच दो। शकील और भाई बात ये है कि बिल्कुल आपकी बात सही, लेकिन ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती जी, बात ये है कि जब हम जाएंगे ना कि जी DHA में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, मैं तो हमें हमें फिर समझ आएगी क्यों करते हैं। हमने यहाँ देखें, मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से एक बात समझता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री का तो हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। आप इंडस्ट्री लगा के देख लें, आपके को 10-20 महकमे जो हैं वो छलांगे लगा के आप पे आ जाएंगे पैसे छीनने के लिए। लोग आप लोग भाग जाते हैं पैसे छोड़ के। भाई आपने इतने महकमे के सुपुर्द उन्हें कर दिया है, आपने ऑप्शन क्या छोड़ा है? अगर फर्ज करें प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन ना रहे, तो फिर तो मेरा ख्याल बिल्कुल ही एक्टिविटी खत्म हो जाए। मैं लोग अब खा इसको दूसरी बात करेंगे। देखें पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि बेशुमार 1000 प्लॉट होता है, उसमें 10,000 प्लॉट खरीद देते हैं, 3 साल बाद उसका रौला पड़ जाता है, और उसके बाद होता है ये दो। आप जो स्कीमों की बात करें तो कंपैरेटिवली DHA तो बिल्कुल सेफ है, कंपैरेटिवली बहरिया भी बेहतर है। इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी भी खत्म कर देंगे पाकिस्तान में, तो बिल्कुल ही खत्म हो। बिजनेस तो आप करने नहीं किसी को देते, कारोबार तो आप इंडस्ट्री तो लगने नहीं देते। आप पाकिस्तान में मतलब अनफॉर्चुनेटली मामला ये है कि इंडस्ट्री तो लगती नहीं है, क्योंकि आप लोगों से बात करें, उन्होंने कहा जी हम इतनी रिश्वत दें, इतने लोगों को रिश्वत दें, तब हमारी इंडस्ट्री। लोग रो रहे हैं, आप कभी बिजनेसमैनों के पास जाएं, अगर वो बदमाश नहीं है, उनके पास पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, अगर वो सिर्फ सरमाया, उनके पास सिर्फ पैसे हैं, आप शकील साहब लगा के देखें पैसे, तो छोटी सी दुकान खोल के देखें, आपको पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है। हम बदकिस्मती ये है कि जो हमारा मीडिया है, अब मैं एक बात करता हूँ, वो करता हूँ, इंडिया के ज़माने में जो जर्नलिस्ट थे, जब उन्हें को मसला होता था, जैसे जिम्मेदार अखबार की जमानत जब्त हो गई, तो वो क्या होता था, लोग पैसे देते थे 10,000, उस जमाने में जो बहुत पैसे था 50 लाख के बराबर होता था, वो दे देते थे, ले लें जी 20 लाख ले लें जी, दें जी जमानत आप, क्योंकि आप हमारी जंग लड़ रहे हैं। अब आप देखें कि जर्नलिस्टों को निकाला जाता है, जर्नलिस्टों के खिलाफ कार्रवाइयां होती, सिर्फ जर्नलिस्ट वहां खड़े एहतजाज कर रहे होते, कोई मुआशरे का तबका उनके साथ नहीं खड़ा होता। इसलिए नहीं खड़ा होता कि वो आवाम की बात नहीं कर रहे। उन्होंने एक और जुर्म ये किया कि सच और झूठ जो है, उसमें लोगों
पास इम्तियाज ही नहीं रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो वो सब सच को भी लोग एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं, झूठ को भी एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं। तो हमारे रवैये जो हैं वो असल में बने नहीं है। मैं तो आपको सलूट करता हूँ, आज सच्ची का आपका दम गनीमत समझता हूँ। आपके बहुत से ख्यालात से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपके एहतराम में और आपकी आपसे मोहब्बत में मेरे दिल में कभी कमी नहीं हुई। उसकी वजह थैंक ये यू, है कि आप सोचते हैं और आप पॉजिटिवली सोचते हैं। आप अपने थैंक यू, तरीके से सोचते हैं, चीज़ों को बेहतर होना चाहिए थैंक यू वेरी और मच, दलील से बात करते हैं। और हमारे यहाँ कहाँ रह गए लोग दलील से बात करने वाले। थैंक यू वेरी मच। अब ये आपने बड़ा अहम मसला उठाया है कि इंडस्ट्री लगाना कितना मुश्किल है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा पाकिस्तान का कोई सर्वाइवल नहीं है। आज भी आप देखिए हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं मैक्सिमम जो गई हैं $30 बिलियन तक गई हैं, और इंडिया की सिर्फ इसकी जो है सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स 150 बिलियन से ऊपर है। तो शकील आप इसके ये देखो बावजूद ना, शकील जी, आप देखो ना, मसला क्या है। मसला ये है कि एक जमाने में सिंगापुर है, लाहौर जितना मुल्क है एक, मैं अब बात, और उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। इन सब के मिलके कोई $325 बिलियन बनती हैं, वो को $335 बिलियन पे भी खड़ा। एक जमाने में तकरीबन इनसे वो डबल था। इसमें कोई शुबा नहीं है। बात बताऊं कि बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चीज़ों की समझ नहीं आई। हम ये समझते हैं कि चीज़ें जो हैं वो माजी में चलती हैं, हम वक्त को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। चीज़ें आगे आगे की तरफ जा रही हैं, वक्त आगे की तरफ चला गया है। हम अब भी चाहते हैं कि जी हमारे पास अब भी है कि जी वो फलां आएगा ये कर देगा, फलां आएगा ये कर देगा। भाई कुछ नहीं वो करेगा, आपको पढ़ना है। मैं कहता हूँ इस कौम का, इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों का सबसे बड़ा मोहसिन जो है वो सर सैयद अहमद खान था। और सर सैयद अहमद खान ना होते कोई पाकिस्तान ना होता, कोई इंडिया ना होता। मैं वो किताब पढ़ रहा था, आपसे बात करते हुए मजा आता है, लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, एक माइकल एडवर्ड की किताब है। तो उसमें वो एंड पे वो एक निकालता है कि जी कौन सा बंदा जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा यहाँ से, किसको हम ब्लेम करेंगे। उसने कहा सिर्फ एक बंदे को, और उसका नाम है लॉर्ड मिकाले। लॉर्ड मिकाले का ख्याल था कि हम लोगों को अंग्रेजी सिखाएंगे, तो लोग जो है उन्होंने कहा हमें तो तलवार वालों ने हमें कहाँ निकाला है, हमें तो ये जो अंग्रेजी बोलने वालों ने निकाला है, हमें तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लोगों ने निकाला है, हमें तो हमने जिन्हें हार्वर्ड में पढ़ाया उन्होंने, सॉरी उसमें ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया उन्होंने निकाला है। हम तलवार वालों को तो हमने फिट कर लिया था। हमें तो प्रॉब्लम डाला है पढ़े लिखे लोगों ने। आप ये देखें, जैसे आप, मैं क्यों आपकी ये फंक्शन अंग्रेजी की तारीफ करता हूँ कि आप उसके जरिए लोगों को इल्म के बहुत से खजानों की तरफ उनकी रसाई हो जाती है। पाकिस्तान में सरसैयद चाहिए, पाकिस्तान को सरसैयद चाहिए, पाकिस्तान को कोई नहीं चाहिए, वो लोग नहीं चाहिए जो इसकी किस्मत बदलेंगे। सिर्फ सरसैयद जैसे लोग इस कौम की किस्मत बदलेंगे। आज और भी मैं डॉक्टर समझता हूँ साहब, सर सैयद, मैं आपको सर सैयद की उस तहरीक में एक बड़ा अहम बंदा समझता हूँ, अहम रुकन समझता हूँ उसका, जो इल्म फैला रहा है, जो काम कर रहा है, जो लोगों को कुछ ना कुछ इल्म के खजानों की तरफ लेके जा रहा है, जो सोचना सिखा रहा है। जो फर्ज करो लोग आपसे इख्तलाफ करते हैं वो भी पढ़ते हैं कि शकील साहब ने ये बात की, इसकी मुखालफत में पढ़ना चाहिए, भाई फिर भी पढ़ते हैं लोग। जी, आज भी जो है इंडिया में बहुत सारे जो लोअर कास्ट हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, वो लॉर्ड मैकॉले की तारीफ करते हैं कि उसने अंग्रेजी का रास्ता हमारे लिए खोला, और सर सैयद इतने बड़े एडमायरर थे उनके कि आज हमारे यहाँ फिर भी लॉर्ड मैकॉले का निज़ाम और लॉर्ड मैकॉले का निज़ाम तंज़न बात लोग करते हैं, और उनको भाई कि कंडेम करते हैं। लोगों को पता ही नहीं है। वो खुद उसने भी लिखा, उसने कहा यार जब आप लोगों को पढ़ना सिखा दोगे वो क्या पढ़ेंगे, आप इसमें पाबंदी लगा सकते हो। शकील साहब जब आप अंग्रेजी लोगों को सिखा देंगे ना, वो क्या पढ़ेंगे, लोगों को यस, पाबंदी लगा सकते हैं आप। बात यह है कि आप लोगों को आर्गूमेंट करना सिखाएं, आप लोगों को पढ़ना सिखाएं, लोगों को इस तरफ लेके जाएं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह से आपने ये फंक्शन लिखी है, इंग्लिश किताब लिखी है, इस तरह से बताएं कि ये सियासी निज़ाम क्या होते हैं, दूसरी चीजें बताएं ताकि लोगों को थोड़ा पता चले, मईशत का पता चले। हम तो ख्वाबों में रहने वाले लोग हैं, हम तो हकीकत को देखते नहीं है। हम तो वो लोग हैं कि अब्बा जी को जिंदगी में रोटी नहीं खिलाते, उसके बाद उनके खत्म दिलवाने से बात नहीं आते, इस साले सवाब की तकरीबात करवाते हैं, अब्बा जी फौत हो जाते हैं भूखे बेचारे, दवाई के बगैर, तवज्जो के बगैर। हम तो इस तरह के लोग हैं यार। बिल्कुल तो सही। मुझे तो बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। उसने कहा जी यार सब कॉन्टिनेंट की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा यहाँ हम्म, के लोगों को तो सारी जिंदगी जो है वो फूल की खूबसूरती जो है उसको एंजॉय करना नहीं आता। वो उनको यही होता फूल तोड़ लें या हम्म। गुलकान बना लें। तो शकील साहब आपका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बड़ी आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अब मैं आपको सर सैयद के काफिले का एक लीडर समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, हम उर्दू उर्दू अखबारों की थोड़ी सी बात कर लें उससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लूं, कि हमारे उर्दू अखबार, और आप इतने उर्दू अखबार नवीसों को जानते हैं, आपके ज़ाती दोस्त हैं, और आप भी बड़ा रोल अदा कर सकते हैं कि उर्दू अखबार जो है ना, हमारे जो हमारे ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, आवाम पढ़ते हैं, उनमें भी कुछ रैशनैलिटी आए, कुछ वो बेहतर रोल अदा करें।
मसलन हमारे उर्दू अखबार जब भी इंडिया का जिक्र करते हैं तो वो लिखते हैं अजली दुश्मन। अब अजली दुश्मन का क्या मतलब है कि हमने मान लिया कि हमारी सफारतकारी जो है बिल्कुल नाकारा है, और हमें तो ये पढ़ाया गया था इंटरनेशनल रिलेशंस में कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली इंटरेस्ट्स आर परमानेंट। तो हम जब किसी मुल्क को अजली दुश्मन मान लेते हैं, इटर्नल एनिमी मान लेते हैं, इसके बाद तो फिर गुंजाइश नहीं रहती उसको दोस्त बनाने भाई की, उसके साथ बशीर, अच्छे ये ताल्लुकात। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि हम तो यहाँ पे लिखने पे करते हैं ना, एक मामला करते हैं कि जी लिख दिया, अगली दुश्मन लिख दिया। अब आप देखें, बस स्ट्रेटेजीज होती है ना गवर्नमेंट्स की। तो जैसे यूपी जो सूबा, बड़ा सूबा है इंडिया का, वहां पे उन्होंने जब टिकट्स दिए, हमेशा ही देते रहे हैं, पार्टीज देती रही हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी ये रखी है, किसी एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया। ये चीजें जो जो है ना, ये यहाँ पे भी उनके असरात होते हैं। और फिर जाहिर है कि एक लोगों की फीलिंग होती है, लोगों की चीजें होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरी बिल्कुल एक उम्मीद है, मैं मायूस नहीं हूँ। मैं खुशवंत सिंह की तरह नहीं सोचता कि वो समझ कि गुजरात के फसादात जो है वो एंड ऑफ इंडिया नहीं, वो एंड ऑफ इंडिया नहीं है। इंडिया से भी इंशाल्लाह उम्मीद आएगी, इंडिया से भी मोहब्बत आएगी, और इंडिया को बड़े भाई होने की हैसियत से, बड़ा पार्टनर होने की हैसियत से उसको एक बड़ा रोल अदा करना है। वो देखें, ये जो अभी वहां भी एक प्रॉब्लम एक आया हुआ है कि वहां भी जो बैलेट बॉक्स की सियासत है, जो जो इक़्तिदार में ले जाने वाली सियासत है, वो डोमिनेट कर रही है। लेकिन मैं बड़ा बड़ा मैं पुरुमीद हूँ कि हमारे यहाँ भी लोग उठेंगे, आप उनमें शामिल हैं, और बहुत से लोग इसमें शामिल हैं जो ये इन चीज़ों को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ तो हमें ये करनी चाहिए कि ये जो इस तरह के लोग हैं ना, इनको जवाब देने की बजाय इनको नज़रअंदाज करें। हमें फैक्ट्स को सामने लाना चाहिए, चीज़ों को सामने लेके आना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि एक बात हमें समझनी चाहिए कि यानी हमें करना चाहिए। मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है, इसमें हमारी हिना रबानी खर साहबा ने दिया था, उसमें शशि थरूर थे, अल जजीरा पे टेलीविजन के साथ, वो उसकी वेबसाइट पे मौजूद है। वो असल में मसला ये कि हम अपनी फौज को रोते हैं। मैं नहीं कहता फौज को, मैं उसके हक में नहीं बात करता। तो उसमें उसने कहा जी बात ये है कि हमने देखा है कि जो आपके मामला बॉर्डर से रिलेटेड होते हैं, आपकी जो फौज है उसमें काफी उसने एग्जांपल्स दी हैं कि जाती जो उसकी अपने दौर की थी, पिछले दौर की थी, भुट्टो पीपल पार्टी के दौर की थी। तो बात यह है कि देखिए ना, वो 70-80 बिलियन डॉलर पे उसके एक्सपेंडिचर पहुंचे हैं, हम 10-12 बिलियन डॉलर पे पहुंचे हुए हैं। ये वॉर एक बहुत बड़ी स्टील इंडस्ट्री बन गई है। पाकिस्तान के और इंडिया के अवाम को उठना है कि यहाँ जंग ना हो, यहाँ अमन हो, यहाँ गुर्बत का खात्मा हो, यहाँ जहालत का खात्मा हो, तभी हम ब्लेम गेम से हमें निकलना है। हमने फलां ने फलां कह दिया, हिस्ट्री इज हिस्ट्री, पास्ट को प्रेजेंट ना बनने दे। ये उसकी किताब का नाम है ना, उसकी रुमीला थापड़ की किताब के पास्ट को, पाकिस्तान इस सब खिते का सबसे बड़ा मसला ये है कि पास्ट को हमने प्रेजेंट बना दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें यह भी है कि हमारे कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जब से नरेंद्र मोदी आए हैं ताल्लुकात खराब हो गए। तो उनसे मैं पूछता हूं कि भाई उससे पहले क्या दूध और शहद की नहरें बह रही थी दोनों मुल्कों के दरमियान? तो मनमोहन सिंह तो कोई बिगेटेड हिंदू नहीं था ना। आज हमारे हमारे लीडर जो हैं वो कहते हैं, इमरान खान साहब ने कई दफा कहा, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज का इंडिया नेहरू और गांधी का इंडिया नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई हमारी टेक्स्ट बुक्स तो गांधी और नेहरू के खिलाफ प्रोपेगेंडे से भरी पड़ी हैं, वो तो निकलवा देते आप जब हुकूमत में थे। तो अब मैं शकील साहब, आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें इस तरह से हैं। लेकिन अभी आप देखें ना, आपने नेहरू की बात की, जी राजस्थान हुकूमत ने जो है, अब नेहरू के मुजस्मे गिराए जा रहे हैं। नेहरू जो है उसको अब किताबें आ रही हैं, लीडर हु फेल्ड, द गॉड हु फेल्ड, और नेहरू पे किताबें हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि वहां पे डेमोक्रेसी में उसका एक बहुत बड़ा रोल था। ये एक मसला होता है। हमें हमारे यहाँ पे मामला ये है कि हमने एक एक बात तो ये है कि जो लोग अनइम्पोर्टेंट हैं और वो सिर्फ इससे नेगेटिविटी के साथ एक मतलब अहमियत हासिल करते हैं, उन्हें नजरअंदाज करने का यहाँ कल्चर डालना होगा। आप उनके साथ ये देखें, अमेरिका में भी यही होता है कि अमेरिका के खिलाफ भी लोग हैं, इसराइल में लोग हैं जो आप मतलब ये जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, वो आप इसराइली फौज में अपने बच्चों को नहीं भेजते। फिर वो इंडिया जो इसराइल की इंडिपेंडेंस डे है सेलिब्रेशन, उसमें हिस्सा नहीं लेते, लेकिन वो सोसाइटी का हिस्सा हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं होती। हमें इन्हें नजरअंदाज करना है और हमें लेके चलना है। और हमारी तो बड़ी खुशकिस्मती है कि जैसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं, बस मैं मुझे होता है कि कई लोग हैं, जैसे मुझे आपसे इत्तफाक हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपका जो इख्तलाफ है वो मुझे स्टडी की तरफ ले जाएगा। जब मुझे स्टडी की तरफ ले जाएगा, हो सकता है मैं आपसे फिर इत्तफाक करना शुरू कर दूं। अच्छा, हमारे तो यहाँ जो हमें है एक बहुत सारे लोग, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया के मुसलमानों की बात शुरू कर देते हैं कि जी वहां पे उनको इक्वल राइट्स नहीं है।
लेकिन वो यहाँ पे कभी ये बात नहीं करेंगे कि हमें अपनी माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स देने चाहिए। और आप कई बिल्कुल सही कई कह रहे हैं। लोगों मैं का मैंने अपने इंटरव्यू किया है, मैं उनसे जब पूछता हूं कि यार एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है और साथ ही वो ये भी कह देता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए जरूरी है कि आप मुसलमान हो, तो यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ योर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ये किस तरह की इक्वालिटी है? अगर आप आइन में ना भी लिखें तो जो क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन है वो ऐसा है कि कोई नॉन मुस्लिम बन नहीं सकता, लेकिन आपने अपनी इनसिक्योरिटी जाहिर कर दी ये लिख के कॉन्स्टिट्यूशन में, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक कंट्राडिक्शन दे दी। शकील, आप देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने ये फिर कहा था कि हमें माजी को ना छोड़ के आगे चलना पड़ेगा। जैसे आप देखें ना कि कभी देखें पाकिस्तान बना कैसे है, तो उस तरह से नहीं बना जैसे लोग बयान करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे जो पार्टीशन बेसिकली पाकिस्तान बनने में पार्टीशन ऑफ पंजाब का बड़ा अहम रोल था। जब वो पार्टीशन हो रही थी, फैसला हो रहा था, तो ये पंजाब के में जब फैसला हो तो इक्वल वोट थे उसके हक में और मुखालफत में। जो उस वक्त के स्पीकर थे और उन्होंने वोट डाला, वो अकलीती थे और उन्होंने वोट डाला पार्टीशन के हक में, तो ये पार्टीशन हो गई। और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान में भी रहे, लेकिन फिर वो पाकिस्तान से मायूस हो गए और वो चले गए। तो ये चीज़ें तो आप देखें, आप अगर तलाश करेंगे ना, तो मतलब मास्टर तारा सिंह है, वो उसने हमने हमने नहीं बताया कि उसे जब उसने तलवार उठाई तो उसके फैमिली के साथ उस एरिया में क्या हुआ था। अब वो बातें, वो अपना वर्जन बयान करते हैं, हम अपना वर्जन बयान करते हैं, लेकिन हमें ये बात भी सोचनी चाहिए, इस पे बड़ी सोचने की जरूरत थी कि यार ये लोग जो है सदियों से एक दूसरे के साथ रहते थे, बहन, तो क्या सिर्फ मजहब की बुनियाद पे एक दूसरे को कत्ल करने लग पड़े? और मतलब ये कि यानी वो जो एक वर्जन था, वो एक चीज थी, ये जो वहशत कहाँ से आई, उस वहशत के मुतालिक होना चाहिए था। इसी तरह से ये चीजें चलती हैं। कौमों लोग जो हैं, कौमें जो हैं, वो आगे चलती हैं, चीजें देखती हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने बहुत से बुत बना रखे हैं, लीडरों के बुत बना रखे हैं, आइडियाज के बुत बना रखे हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर थोड़ा सा हटके हम उनसे बात करेंगे तो बड़ी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब आप देखें, जनाब नेहरू, आप और हम ये लोग जो थे, ये इन्होंने बैठ के, आपको पता है कुछ वो आपने देखी है वो तस्वीर जो मारूफ है, उसमें 6-7 लोगों ने बैठ के फैसला किया उस मुल्क की पार्टीशन होनी चाहिए। तो अब आप देखें ना कि अब इंडिया पे इंडिया के साथ भी क्या, लेकिन हम ये सलाहियत खो चुके हैं, अंग्रेज ने हमें बैठा लिया। अब लॉर्ड जो वो रेड क्लिफ है, आप उसकी तकरीर, वहां भी उसके खिलाफ बात होती, यहाँ भी होती, उसने चंद हफ्तों में आपकी पार्टीशन करके दे दी। अब आपका एक मसला है इंडिया के साथ, आपका हल नहीं हो रहा, इंडिया का चाइना के साथ मसला है, हल नहीं हो रहा, और मतलब पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मसाइल हैं, हल नहीं हो रहे। हमारे यहाँ भाई ये बात ये है कि खा इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हमारे यहाँ जी, मामलात को सेटल करने की, मेज पे बैठ के सेटल करने की सलाहियत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो तो आप मैं लोग मैं आप हो सकता है लोग नाराज हो मेरी इस बात पे कि आप वो क्या है, क्या थे वो जिनका अवार्ड था, रेड क्लिफ थे। अब वो काम करके चंद हफ्तों में करके, हमसे नहीं हो रहा, ना इंडिया वालों से हो रहा, ना हमसे उनसे हो रहा है। हमें ये बात माननी चाहिए कि हमसे नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो हमें हमें मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि हमारे यहाँ लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, दानिश नहीं है। हम इस खित्ते और इस कौम के लिए नहीं कर रहे। अब आपको पता है कि हमारे जो पहले लॉ मिनिस्टर थे, आज शायद 99.9% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान डोंट नो दिस, कि जोगिंदर नाथ मंडल हमारे पहले वजीर कानून थे, और उन्होंने 1950 में जब वो चले गए हाँ जी। मुल्क को छोड़ के, उन्होंने अपना एक लेटर ऑफ रेजिग्नेशन भेजा लियाकत अली खान को। वो पढ़ने वाली एक डॉक्यूमेंट है और इंटरनेट पे मौजूद है। उसमें उन्होंने लिखा था कि ईस्ट पाकिस्तान में 10,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और मैं बतौर मिनिस्टर भी कुछ ना कर सका। एंड ही सेड के हिंदूज हैव नो फ्यूचर इन पाकिस्तान, आइदर कन्वर्शन और लिक्विडेशन। तो हमें इन चीजों को, अपनी हिस्ट्री को भी तो फेस करना चाहिए ना, हमें सच बताना चाहिए ताकि हम कोई नहीं, वो बेहतर असल रास्ता में ढूंढ मसला सकें। ये अब असल में मसला ये है कि आप जब देखेंगे ना इनको अलग चीज़ों को, जो वहाँ के वज़ीर कानून थे जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो जो दलित लीडर थे, अंबेडकर क्या नाम था उनका, डॉक्टर वो जो अंबेडकर। वज़ीर कानून थे, तो उनके साथ भी तकरीबन ऐसे ही हुआ इंडिया में, जो हमारा जो इनके साथ हुआ, इंडिया वालों ने उनके साथ भी तकरीबन वैसे ही किया। वो बल्कि शायद डॉक्टर थोड़ा सा अंबेडकर, ज़्यादा बुरा किया अगर आप थोड़ा सा वो डिटेल से पढ़ें। नहीं, तो गुजारिश ये सर ये मैं है, समझता हूँ कि इस पूरे खित्ते का मिजाज है, उसमें तब्दीली आने की डॉक्टर अंबेडकर तो सर आज भी एक अनडिस्प्यूटेड हीरो है इंडिया का, इसके बावजूद
कि उन्होंने एक पब्लिक सेरेमनी में हिंदुइज्म छोड़ने का ऐलान किया था, बुद्धिज्म इख्तियार करने का ऐलान किया था। हमारे यहाँ कोई बंदा जो है वो इस्लाम छोड़ के देखे तो फिर उसका वो हीरो रहेगा हमारा, वो जिंदा भी नहीं रह सकता। तो ये जो चीज है ना जी, टॉलरेंस, इसका भी हमें अपना जायजा लेना होगा कि हमारी बिल्कुल टॉलरेंस की लेना, लेवल हमें क्या भी है। लेना चाहिए, उन्हें भी लेना, वहां भी लेना चाहिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग जो टॉलरेंट है ना, जी मतलब मेरा अगर हक है ना इख्तिलाफ का, वो जी, उसी वक्त तक है जब तक मैं आपके इख्तिलाफ का हक मानता हूं। बिल्कुल सही। मैं अगर आपके इख्तिलाफ के हक को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो मैं गोया अपना हक खो बैठूंगा। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, आपसे अच्छा लगा बात करके। तो इस शकील साहब, आपका मैं बहुत ममनून हूँ। मैंने हमेशा आपसे सीखा है, और गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले बात की, गवर्नमेंट कॉलेज से सीखता आ रहा हूँ, तो मेरे तो आप हीरो हैं। सर, तो लर्निंग मैं इज वो अ दिल टू से वे ये बात स्ट्रीट कर सर, रहा हूँ, ये हम किसी और सबसे तरह से ना सीखते इसको हैं। लीजिएगा। जी मैं समझता हूँ, वो कहते हैं ना, किस दौर में अकबर हम उसी को वली समझे जिसमें भी डर खुदा का देखा, तो हमने तो इल्म आप में बहुत देखा और हमेशा ही देखा, और उम्मीद ये सर, है कि हमेशा देखते रहेंगे। थैंक यू सर वेरी थैंक मच। यू वेरी मच।